हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 एबनॉर्मल साइकोलॉजी एवं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 में भी पढ़ाए जाने वाले एबनॉर्मल साइकोलॉजी के पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें पीछे हमने बताया था कि मानसिक संघर्ष, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मानसिक संघर्ष के कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हमने की थी। अब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ बताऊँगा कि मानसिक संघर्षों का समाधान कैसे होता है। यह मानसिक संघर्षों का समाधान, रिजोल्यूशन ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हमारे मन में मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल है, लेकिन उसका समाधान होना भी उतना ही ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि यदि मानसिक संघर्षों का समाधान हम नहीं कर पाते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, तो व्यक्ति विशेष में असामान्यता का गुण डेवलप कर जाता है। इसीलिए यह मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। अतः वेल मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम चेतन और अचेतन, कॉन्शस और अनकॉन्शस, दोनों ही स्तर से मानसिक संघर्षों का समाधान करते रहते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि किस प्रकार मानसिक संघर्षों का समाधान हम लोग करते हैं, किस लेवल पे हम लोग करते हैं। मानसिक संघर्षों का समाधान चेतन स्तर पर करता है तो वह तर्क वितर्क करके संघर्ष के पक्ष विपक्ष में सोचता है और अंत में वह उसका एक निश्चित समाधान पर पहुंच जाता है। चेतन स्तर पर समस्याओं का समाधान चूँकि काफ़ी आसान होता है। जो तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जिसमें समाज में एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है, वह संघर्षों का समाधान कॉन्शसली, लॉजिकली करके उसका समाधान कर लेते हैं। लेकिन अचेतन स्तर का जहाँ तक सवाल है, तो मानसिक समस्याओं का समाधान यदि चेतन स्तर पर नहीं होता है तो अब उससे भिन्न हट के एक नए तरीके से अचेतन स्तर पर व्यक्ति मानसिक संघर्ष का समाधान करता है। यहाँ पर तर्क वितर्क के आधार पे मानसिक संघर्ष का समाधान नहीं होता है, बल्कि ईगो कुछ इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक उपायों को अपनाता है, जिससे संघर्ष का समाधान खुद ब खुद अपने आप ही हो जाता है। इसीलिए अहम सुरक्षा मानसिक मनोरचनाएं या अहम सुरक्षा युक्तियाँ, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। लोग इसे डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं। मानसिक संघर्ष का समाधान रेशनल मेजर्स से, युक्ति संगत तरीके से व्यक्ति करना चाहता है, परंतु जब वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इरेशनल मेजर्स, अयुक्ति संगत तरीकों को अपनाकर व्यक्ति मानसिक संघर्ष पर विजय प्राप्त कर, मानसिक संघर्ष का समाधान कर, मानसिक संतुलन बनाए रखता है। तो इस तरह स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति चेतन और अचेतन दोनों ही स्तर से मानसिक संघर्ष का समाधान करता है। अयुक्ति संगत तरीकों को ही हम यहाँ पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के भी दो कैटेगरी में इसको रखा गया है, लेकिन रक्षा युक्तियाँ या अहम रक्षा युक्तियाँ अचेतन स्तर पर काम करती है, अतः इसे सेल्फ डिसेप्टिव होती है। रक्षा युक्तियाँ वास्तविकता के प्रत्यक्षण को डिस्टॉर्ट कर देती है, इसलिए मानसिक संघर्ष से उत्पन्न चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। यह दो विशेषता हुई। रक्षा युक्तियों के वर्णन करने पर मनोवैज्ञानिकों ने डिफेंस मैकेनिज्म को भी दो प्रकार से समझाने की कोशिश की, जिसका पहला प्रकार प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म रखा और दूसरे का सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म रखा। अब हम प्राथमिक
जो युक्तियां हैं जिसके आधार पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल होता है, मिनिमाइज होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं, जिन्हें मुख्य रचना भी मेन मैकेनिज्म या मेजर मैकेनिज्म भी कहा जाता है, वे मनोरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से या तो मानसिक तनाव, संघर्ष या चिंता को दूर कर देते हैं या उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं। ऐसी मनोरचनाओं में मेंटल संघर्ष से उत्पन्न दबाव को कम करने की शक्ति होती है। इसमें कुछ हम प्रकार की चर्चा करेंगे जो प्राथमिक मेंटल मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। उसमें रिप्रेशन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, कन्वर्सन और सब्लिमेशन, ये प्रकार हैं जिसके आधार पे हम लोग मानसिक संघर्ष को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म, गौण मानसिक मनोरचनाएं, या इसको अप्रधान मनोरचनाएं से तात्पर्य ऐसे मनोरचनाएं से होता है जो स्वयं मानसिक संघर्ष से उत्पन्न तनाव आदि को दूर करने की क्षमता नहीं रखते हैं, परंतु उन तनाव को कम करने में वे मुख्यतः अन्य मानसिक रचनाओं की मदद करते हैं। डायरेक्ट वह कम नहीं करता है, बल्कि दूसरे मतलब कि मनोरचनाओं को, मानसिक संघर्ष को कम करने में दूसरी मानसिक मनोरचनाओं का यूज करता है। ऐसी मनोरचनाओं में डिनायल ऑफ रियलिटी, वास्तविक जो स्थिति है उससे हट जाना, पलायन कर जाना, आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, कंपनसेशन और ट्रांसफरेंस, स्वप्न चित्र, फैंटेसी आदि प्रमुख रूप से आते हैं। वास्तविकता से पलायन, आत्मीकरण, प्रक्षेपण, अंतक्षेपण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, स्थानांतरण एवं स्वप्न चित्र आदि जितने भी प्रकार हैं वो सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन दोनों श्रेणियों में आने वाले प्रमुख मानसिक मनोरचनाओं का वर्णन हम करेंगे जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी या मेजर मेंटल मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है उसको हम लोग रिप्रेशन या दमन के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइड महोदय ने इस रिप्रेशन शब्द की बहुत ही विशद व्याख्या की और इस पर काफ़ी जोर दिया। फ्राइड का कहना था कि मनोरचनाएं में दमन सबसे प्रमुख रचना है। बहुत सी ऐसी सेक्सुअल डिजायर्स, प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होने वाले डिजायर्स, असामाजिक अनैतिक इच्छाएं जिसकी पूर्ति हम चेतन में नहीं कर पाते हैं, उसे अचेतन मन में रिप्रेस्ड कर देते हैं, दमित कर देते हैं। यह पूर्व में भी बताया गया है और फ्राइड का कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। और दमन की यह प्रक्रिया जो है वह अचेतन रूप से होती है। और दमन भी जो है, दमन के बारे में विस्तृत बताते हुए फ्राइड महोदय ने बताया कि यह सेलेक्टिव नेचर का होता है और इसमें जो चयनात्मक विस्मरण की घटनाएं भी बोली जाती है। इसलिए विस्मरण की, चयनात्मक विस्मरण की घटना कहा, क्योंकि इसमें व्यक्ति कुछ कष्टकर इच्छाओं को, कष्टकर भावनाओं को, जिसे दमित कर दिए गई इच्छा है, जिसके कारण मानसिक लेवल पर संघर्ष होता रहता है, उसको भूल के अपने मानसिक संघर्ष को कम करता है। कष्टकर या अनैतिक होने के कारण चूंकि व्यक्ति को वह इच्छाएं डिस्टर्ब करती रहती हैं, विक्षुब्ध करती रहती हैं, अतः स्वतः ही व्यक्ति के चेतना से हट जाते हैं, तो इसे ही दमन की संज्ञा मनोवैज्ञानिकों ने दी। इससे स्पष्ट हुआ कि दमन एक ऐसी स्वतः होने वाली मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसके द्वारा कष्टकर या अनैतिक विचार चेतन से हट जाया करते हैं। जब व्यक्ति की इच्छा एंटी सोशल, ए सोशल या ए मोरल होती है, तो वह ईगो एवं सुपर ईगो को मान्य नहीं होता है। फलस्वरूप ईगो अचेतन स्तर पर ऐसी इच्छाओं को चेतन से हटाकर अचेतन में इसको दमित करता रहता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने
घर की बड़ी भाभी से या कोई ऐसे रिलेशन से उसके सुंदरता पर मंत्र मुग्ध होकर सेक्सुअल रिलेशंस कायम करने की बात करता है या उसमें उसके प्रति काम की प्रवृत्ति डेवलप करती है, लेकिन सुपर ईगो और ईगो इसको इसकी इजाज़त नहीं देता है। फलस्वरूप ऐसी इच्छा क्या होगा कि दमित हो जाएगा और दमित होकर वह हमारे अचेतन मन में चला आता है। चूँकि इसको सुपर ईगो और ईगो पूरा करने नहीं देता है और ऐसी इच्छाएं दमित हो जाती हैं, तो वहाँ वो पैसिव नहीं रहती बल्कि हमेशा चेतना में आने की कोशिश करती रहती है और स्वप्न के माध्यम से, दैनिक जीवन की भूलों के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से अचेतन मन से चेतन में आकर इसकी अभिव्यक्ति करती है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने दमन को प्राइमरी रिप्रेशन और सेकेंडरी रिप्रेशन दो भागों में भी बांटा है। जब इच्छाएं चेतन में ही उत्पन्न होती हैं और वही अचेतन में ही उत्पन्न हुई और अचेतन में ही उसका समाप्ति हो गया, तो वैसे प्राथमिक दमन या प्राइमरी रिप्रेशन कहा जाता है। इस तरह की इच्छाएं व्यक्ति के चेतन में कभी होती ही नहीं है। मतलब जो भी होता है अचेतन स्तर पर होता है, उसको कॉन्शस से कोई मतलब नहीं होता है। मूलतः इस तरह के दमन का संबंध चाइल्ड एज से रिलेटेड होता है, क्योंकि बच्चे प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होते हैं, वो हर चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं। तो वैसी जो इच्छाएं होती हैं वो सामाजिक हो, असामाजिक हो, नैतिक हो, तो ये हमारा प्राइमरी रिप्रेशन कहलाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दमन को कंप्लीट रिप्रेशन तथा अपूर्ण दमन जैसे दो श्रेणियों में भी बांटा है। पूर्ण दमन से मतलब है कि जो इच्छा हमारे मन में आई और अभिव्यक्ति उसके बाद आज तक कभी चेतन में ना आया हो, अचेतन में ही उसकी समाप्ति हो गई, जिसका लेस मात्र भी प्रूफ नहीं मिला, तो वैसी जो है इच्छा पूर्णतः कंप्लीट रिप्रेशन माने जाएगी। और अपूर्ण दमन से तात्पर्य वैसे दमन से होता है जिसमें दमित इच्छाएं अचेतन में होते हुए भी सक्रिय होती हैं और व्यक्ति के व्यवहार को हमेशा और काफ़ी प्रभावित भी करती रहती है। ऐसी इच्छाएं मौका पाकर चेतन में अभिव्यक्त होने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है, हमेशा कोशिश करती रहती है कि हम चेतन में आवे और अपनी उस इच्छाओं की पूर्ति करके उसको इच्छा को समाप्त करें। अब हम आगे बताएंगे कि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि दमन की प्रक्रिया अन्य दो प्रक्रियाओं जैसे दलन और अवरोधन, शब्दों को थोड़ा याद रखना होगा, दलन और अवरोधन, जिसे अंग्रेजी में सप्रेशन और इनहिबिशन, इनहिबिशन माने बाधा, कुछ समान होते हुए भी दो प्रकार हैं, लेकिन दोनों में अपना भिन्नता है। दमन एवं दलन में अंतर इस प्रकार है कि दलन की प्रक्रिया में व्यक्ति जानबूझकर या प्रयत्न करके कष्टकर एवं अनैतिक इच्छाओं को चेतन से अचेतन में भेजता है। यहाँ वह जानता रहता है कि ये इच्छाएं की पूर्ति कर पाना नहीं संभव है, क्योंकि चेतन स्तर पर होता है, इसलिए वो जानता है। तो वह उस इच्छाओं को कष्ट सह के भी उसको अचेतन से चेतन में भेजता है। अतः दलन की प्रक्रिया ऐसी होती है जिसका व्यक्ति को भान होता है, ज्ञान होता है, परंतु दमन की प्रक्रिया स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जिससे कि कष्टकर और अनैतिक इच्छाओं का दमन हो जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी ओर से कोई जानबूझकर अचेतन में इच्छाओं का दमन करने के लिए कोशिश नहीं करता है। तो ये हो गया दलन। यहाँ पर घर जाकर मान लीजिए कि किसी छात्र का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि कष्टकर अनुभूति को भूलने के लिए दोस्तों के घर जाकर गपशप में यदि कोई छात्र लीन हो जाता है तो इसे दलन का स्टेज का एक उदाहरण होगा, क्योंकि वह अपनी जो वर्तमान इच्छाएं थी, जो कष्टकर थी, उससे हट के दलन नहीं करता है, बल्कि उससे हट के दूसरे चीज़ों पर ध्यान लगा लेता है, अपने दोस्त के यहाँ जाके बातचीत गप सरक्का करने लगता है और इस तरह से जो इच्छाएं कष्टकर उसके मन में होती है उससे थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए उस इच्छा से बच जाता है। अब हम इनहिबिट या इनहिबिशन की बात करेंगे। इसमें व्यक्ति दूसरी इच्छा को लाकर पहली वाली इच्छा को
भूलने की कोशिश करता है। इसमें मनोवैज्ञानिक ने उदाहरण देकर बताया कि विद्यार्थियों में एक साथ ही पिकनिक पर जाने तथा कॉलेज जाने की जब इच्छा उत्पन्न होती है तो दोनों में संघर्ष होने लगता है और दोनों इच्छाओं को पाने की इच्छा रखता है और इससे बचने के लिए नई इच्छा को उत्पन्न कर देता है, जिससे पहली वाली इच्छा जो है व्यक्ति की भूल जाती है और वह अपने उस इच्छा से अलग हो जाता है। मतलब कोई तीसरी ही इच्छा लाके और वह उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। तो दमन की प्रक्रिया में अवरोधन के समान व्यक्तित्व या व्यक्ति प्रयत्नपूर्ण तनाव उत्पन्न करने वाली इच्छाओं को नहीं भूलता है, बल्कि वह प्रक्रिया स्वतः होती है जिसका व्यक्ति को न तो ज्ञान रहता है न कोई जानकारी रहती है। तो इसके लिए कोई कोशिश और न ही उसके द्वारा इसके लिए कोई कोशिश ही की जाती है। तो अभी हमने बताने की कोशिश किया कि जो हमारे मेंटल मैकेनिज़्म है उसके अंतर्गत जो प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं एवं गौण मानसिक मनोरचनाएं हैं उसके विभिन्न प्रकार के अंकों की चर्चा करते हुए सबसे पहले प्राथमिक के दमन की चर्चा की। दमन में भी प्राथमिक दमन एवं गौण दमन की चर्चा की। इसके बाद पूर्ण दमन और अपूर्ण दमन, दलन और अवरोधन, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम रेशनलाइजेशन या युक्तिकीकरण पर बात करेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानसिक संघर्ष को कम किया जाता है। थैंक यू।